और उन्होंने ये कहा कि दोनों का स्वरूप जो है वो समाहित होना चाहिए लोक प्रशासन में। तो ये कहा जा सकता है कि जो थर्ड फेज रहा वो आपस में एक ड्वेलिज्म की स्थिति रहा, दोनों में आपस में द्वंद्व चलता रहा कि लोक प्रशासन जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू चलना चाहिए या फिर जो है वो मानवीय ह्यूमन रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहिए। तो नेक्स्ट अगर हम देखें जो फोर्थ फेज की अगर हम बात करें तो 1948 से लेकर के 1970 तक का फेज जो है वो हम इसमें फोर्थ फेज में बात करते हैं। और ये किस तरह का फेज है? फेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब ये है कि जो लोक प्रशासन है उसकी पहचान किस स्वरूप में होगी, क्या साइंस के रूप में होगी या विज्ञान के साथ कला के रूप में होगी, किस तरह का लोक प्रशासन होगा, उसके सिद्धांत जो है वो साइंस पर विज्ञान पर आधारित होंगे या कला पर निर्धारित होंगे। सो एक तरह से जब ये फेज हम देखते हैं 1948 से लेकर 1970 के टाइम का, और ये आप ये देखो कि कोल्ड वॉर का भी टाइम है जिस समय पूरे वर्ल्ड में भी जो है वो क्राइसिस चल रहा है। सो पूरे वर्ल्ड में जो है वो बहुत समस्या जो संकट है, तो इस तरह से जो है वो समस्याओं से प्रभावित होकर के विषय पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम नेक्स्ट इसी को अगर हम देखें इसी फेज को, तो इसमें जो है वो विज्ञान और मूल्य परक का मतलब ये है वैल्यू एडेड कि क्या करना चाहिए ह्यूमन बीइंग के लिए, क्या सही है, उनका व्यवहार कैसा है, उनके इमोशंस कैसे हैं, फीलिंग्स कैसे हैं। सो वैल्यू मतलब और टू बी ऐसा होना चाहिए। और साइंस जो है वो किस पर आधारित होता है? फैक्ट पर आधारित होता है, तथ्यों पर आधारित होता है। तो ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस का विषय था। क्यों? क्योंकि इस समय ही कुछ इस तरह की मीटिंग्स हुई, इस तरह के जो है सिंपोजियम आयोजित किए गए, जो है कन्वेंशन आयोजित किए गए जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि जो लोक प्रशासन है वो किस तरह का विषय है, उसमें किस तरह के सिद्धांत होने चाहिए, उसमें और किस तरह से संगठन और प्रशासन को और अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। तो अगर हम इसमें देखें तो एफ मॉशर जो है वो एक विचारक हैं जिन्होंने कहा लोक प्रशासन वृद्ध अवस्था में आ गया है और खतरनाक परिस्थितियों से गुजर रहा है। इसका मतलब ये था कि जहां सेकेंड और थर्ड फेज में लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर और साइंटिफिक अप्रोच पर ज्यादा ध्यान दिया गया, तो वो अब जो है एक आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ गुजरने लगा, क्योंकि जो थर्ड फेज था उसमें उसके मूल्यपरक व्यवहार पर ज्यादा फोकस किया जाने लगा। तो दो तरह की विचारधाराओं के जो विचारक हैं वो आपस में जो है वो बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए या फिर जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो ह्यूमन रिलेशन पर बेस्ड होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह के क्राइसिस जो है वो इस समय चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस फेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस में ही एक लोक प्रशासन एक नए विषय के रूप में उभरता है और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहा जाता है, जो आपके सिलेबस में एक डिफरेंट टॉपिक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहचान के संकट में लोक प्रशासन को एक नई पहचान मिली जिसको कहा गया नव लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सिद्धांत के स्थान पर जो है व्यवहार पर भी फोकस किया गया। जो है 1956 का अगर हम समय देखें तो वहां पर जो है प्रबंधकीय विज्ञान मैनेजरियल साइंस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। मतलब कार्य कैसा होना चाहिए, टेक्निक कैसा होना चाहिए, अध्ययन कैसा होना चाहिए, जो संगठन है वो कैसा होना चाहिए। तो इस पर ज्यादा फोकस किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि लोक प्रशासन का जो वो आधार है या उसके सिद्धांत हैं वो किस तरह से काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 1960s के दशक में सामाजिक मनोविज्ञान और नौकरशाही और मूल्यों के साथ जोड़ करके देखा जाने लगा।
तो कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान और नौकरशाही के साथ मूल्यों को भी जोड़ने की कोशिश की गई। इसके बाद यही वो फेज है जब 1967 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है और 1968 में मिन्नो ब्रुक सम्मेलन होता है। मिन्नो ब्रुक जो सम्मेलन है वो फ्रैंक मैरिनी के लीडरशिप में हुआ, जिसमें एक नए लोक प्रशासन के विकास की एक प्रक्रिया चली और उसको जो है वो परिभाषा को जो है वो स्वीकार करने की कोशिश की गई कि लोक प्रशासन जो है वो अब उसमें नवीनीकरण होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो मूल्य रहित सिद्धांतों को नहीं मानती, बल्कि वो मूल्यों को ऐड करती है कि जो मानव व्यवहार है वो मूल्यों से अलग नहीं हो सकता है, वैल्यू से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि मानव व्यवहार के साथ उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, मानव व्यवहार भी जुड़ा हुआ है। सो राजनीति और प्रशासन की इस द्वंद्वात्मक स्थिति को पूरी तरह से खंडन करता है नवलोक प्रशासन, और जो यांत्रिक सिद्धांत है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उसको भी वो खंडन करता है और मानवीय पक्ष पर ज्यादा ध्यान देता है। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए वो रचनात्मक दृष्टिकोण पर बल देता है। तो इस तरह से अगर ये देखा जाए कि जो ये चौथा जो फेज है लोक प्रशासन के विकास का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ लोक प्रशासन को एक नई आइडेंटिटी जो है वो मिलती है नव लोक प्रशासन के साथ। मैं आप लोगों के जो है वो एक बार कमेंट देख लूं कि आप लोगों ने क्या कमेंट किया है, क्या नया है, क्या क्वेश्चन है आपके। ओके, पीडीएफ जो मैं शेयर कर रही हूँ वो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। नाम ओके, अगर मैं इसको जूम करूंगी तो फिर मैं आपके कमेंट एक साथ नहीं पढ़ पाऊंगी, तो मैं जूम कर रही हूँ इसको, फिर इसको करने के बाद मैं आपके कमेंट पर आऊंगी। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो इसको खत्म करके जो है हम कमेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे। मैं इसको जूम कर रही हूँ, आप जूम पर जो है वो इसको देख सकते हैं। सो ना आई होप नाउ इट्स बेटर। ओके, तो अगर हम पांचवा चरण देखें कि लोक प्रशासन के पांचवें चरण में क्या हुआ था, तो लोक जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको लोक एक नए लोक प्रशासन के रूप में पहचान मिली, जिसको कहा गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मार्केट एरा, कि जो ये समय था जो चेंज हो रहा था। 90s का फेज क्या था कि कोल्ड वॉर खत्म हुआ था जो है, और उसके बाद जो है नए नए देश जो है वो बने थे, स्वतंत्र हो रहे थे। एक जो लड़ाई देशों के बीच में विचारधारात्मक, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। तो नवीन लोक प्रशासन को अगर हम देखें तो ये प्रशासन एक ऐसा प्रशासन है जो पब्लिक की समस्याओं के प्रति ज्यादा समर्पित है, कि लोगों की क्या समस्याएं हैं उनके समाधान में ज्यादा रुचि रखता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नवीन लोक प्रशासन है वो ज्यादा समावेशी है, ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ काम करता है, ज्यादा मानवीय है, सिर्फ मशीन की तरह वो ट्रीट नहीं करता है इंसान को और प्रशासन को। सो लोक प्रशासन जो है, जो नवीन लोक प्रशासन को अगर हम देखें तो उसके जो है वो 4 गोल्स हैं, 4 जो है वो उद्देश्य हैं। मूल्य कि वैल्यू का होना प्रशासन में बहुत जरूरी है, मतलब मानवीय संवेदनाएं होना बहुत जरूरी है, तभी जो है वो समस्याओं के समाधान पर ज्यादा अच्छी तरीके से फोकस किया जा सकता है। इसके साथ ही
दूसरा जो गोल है, दूसरा जो उद्देश्य है, वो है प्रासंगिकता, कि जो लोक प्रशासन को हमेशा प्रासंगिक बना रहना चाहिए। क्यों प्रासंगिक बना रहना चाहिए? क्योंकि अगर प्रासंगिक नहीं होगा, रेलिवेंस अगर नहीं होगा, तो उस विषय का कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि पहले का सिद्धांत है, अगर मान लीजिए कि लोक प्रशासन अपने आप को चेंज नहीं करता और सिर्फ यांत्रिक साइंटिफिक अप्रोच से ही काम करता रहता, तो वो उसका आज के समय में कोई महत्व नहीं रहता। तो इसीलिए जब पहला टॉपिक आपने पढ़ा तो उसमें रेलिवेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखा, तो हर सब्जेक्ट भी आप जो पढ़ते हैं या टॉपिक कोई पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड सवाल ये पूछा जाता है कि इसका रेलिवेंस क्या है। सो रेलिवेंसी बहुत जरूरी है। इसके अलावा सामाजिक समता, सोशल इक्विटी, समाज में जो डिवीजन होता है लोगों के बीच में, कोई भी समाज जो है वो अलग अलग तरीके से, चाहे वो यूरोपियन समाज है, चाहे वो भारतीय समाज है, चाहे वो अफ्रीकन समाज है, वो डिविजिबल होता है। अलग अलग जो है वो वर्ग में, धर्म में, लिंग आधार पर जो है वो डिवीजन होता है। तो उनके बीच में जो गैप है उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा, तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फोर्थ हम गोल को देखें एनपीए का, तो दैट इज चेंज, परिवर्तन, कि समय के साथ परिस्थितियों के हिसाब से विषय में, सब्जेक्ट में परिवर्तन आते रहना चाहिए। तो इसीलिए प्रशासन को भी अपने आप में परिवर्तन करना आवश्यक है। जो नवीन लोक प्रशासन का जो विकास हुआ उसमें नीति विज्ञान, नीति विश्लेषण और नीति निर्माण पर ज्यादा फोकस किया गया। या फिर हम ये कहें कि 1988 का जो फेज था, ये जो 5वां चरण था, उसमें सेकंड मिन्नो ब्रुक सम्मेलन हुआ, जिसमें जो है ये बताने की कोशिश की गई कि जो प्रबंधन है उस पर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। मतलब कि जो पोस्ट कॉर्ड का जो सिद्धांत था, प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए, जो है वो मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए। हम भी कोई काम करते हैं तो उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे आपकी क्लासेस भी हो रही हैं तो वो भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू हो रही हैं और आप उसे कर पा रहे हैं। ये भी आवश्यक था कि 90s का जो दौर था एक क्राइसिस के बाद उभरा था, तो जाहिर सी बात है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो वर्ल्ड में देखने को मिला। तो उस समय जो बाजारोन्मुखी जो दृष्टिकोण था वो भी उस समय जो है वो तेजी से विकसित हो रहा था। मतलब जो उदारवाद जो है वो तेजी से अपने पैर पसार रहा था। तो इस तरह के वैश्विक दृष्टिकोण को देखने का नजरिया जो है वो 5वें चरण में जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मिला, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। So now we will move on the second, the last phase of public administration. So जो लास्ट फेज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, विकास का, कि किस तरह से विकास होता है और आज का जो लोक प्रशासन है उसका स्वरूप किस तरह का है। तो ये आज का जो स्वरूप है दैट इज द गुड गवर्नेंस, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो है मैनेजमेंट पर भी फोकस किया जाने लगा और गुड गवर्नेंस पर ध्यान दिया जाने लगा, सुशासन पर। क्यों? क्योंकि 1991 से वर्तमान समय तक जो है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो निरंतर विकास हो रहा है वो समय और परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल रहा है। तो 90s के बाद का जो समय होता है वो एलपीजी का समय होता है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो दूसरे की जो नीतियां हैं, जो प्रशासन है, जो सिद्धांत है, उनको अपनाने की बात है। जो दूरियां हैं लोगों के बीच की, देश के बीच की, प्रशासन के बीच की, उनको कम से कम करने की जो बात है वो इस फेज में जो है वो की गई। ज्यादा ओपन जो है वो रखा गया हर किसी को। तो व्यवहारिक लोक प्रशासन का विकास जो है इस चरण में होता है। मतलब एट प्रेजेंट किस तरह की समस्याएं हैं और उनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो नव लोक प्रबंधन का विकास जो है वो इस फेज में होता है। तो इससे पहले वाले चरण में क्या होता है, न्यू
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होता है और उसके बाद जो है वो मैनेजमेंट पर, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर फोकस किया जाता है और गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर आता है। तो आपने कपाम भी सुना होगा, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि इस तरह का जो है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मैनेजमेंट भी जुड़ करके देखना होगा। तो 2007 में सिराक्यूज विश्वविद्यालय के तत्वावधान में प्रोफेसर रोजमेरी ओ लियरी के नेतृत्व में सिराक्यूज थर्ड का आयोजन किया गया, जिसमें लोक प्रशासन, लोक प्रबंधन और लोक सेवा पर बल दिया गया। तो लोक प्रशासन मतलब पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रबंधन, पब्लिक मैनेजमेंट एंड लोक सेवा, पब्लिक सर्विस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। तो अगर हम देखें आज की जो सरकारें हैं वो समस्याओं को सर्विस के रूप में देख रही है कि हम लोगों की सेवा करने के लिए है। तो प्रशासन जो है नई अप्रोच के साथ जो है उसको लोगों तक अपनी पहुंच करनी पड़ेगी। तो अगर शुरुआती दौर हम देखें, 90s का फेज अगर हम देखें, तो उसमें लोक प्रशासन मतलब जो लोक अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जनता है, उनके बीच में एक बड़ा सा गैप था, जिसकी वजह से लोग आपस में, लोग मतलब लोग और अधिकारी जो है वो कभी मिल नहीं पाते थे और एक डिस्टेंस हमेशा रहता था। उनको लगता था कि हम बड़े अधिकारी हैं और ये जनता है वो उससे बात नहीं करनी है। लेकिन धीरे धीरे इस तरह के व्यवहार में चेंज आता है और प्रशासन को इतना अकाउंटेबल बनाया गया जनता के प्रति कि जो अधिकारी है, जो प्रशासन है, वो लोगों के लिए है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए है, लोगों की समस्याओं के समाधान करने के लिए है। तो इसलिए इसको ज्यादा व्यवहारिक बनाने की कोशिश की गई और पब्लिक सर्विस पर ज्यादा फोकस किया गया। तो इस तरह से अगर हम लोक प्रशासन को देखें तो इसने अपने स्वरूप को शुरू से ही बदलने की कोशिश की है और जो समय के साथ आने वाली जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो उनको उसने बड़े ही सहज तरीके से समाधान करने में अपने आप को सक्षम बनाया है। तो ये फेज था विकास के अलग अलग फेजेस के रूप में लोक प्रशासन के विकास को हमने देखा और उसी में हमने स्मार्ट शब्द को भी जो है वो बताने की आप लोगों को कोशिश की थी लास्ट क्लास में। तो आज का जो लोक प्रशासन है, अगर हम आज जो गुड गवर्नेंस को अगर हम देखें 90s के बाद, खास करके 2007 के सिराक्यूज सम्मेलन के बाद, तो स्मार्ट जो है, स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो होना चाहिए। जैसे कि पोस्ट को अब लूथर बुलिक ने दिया था, वैसे ही नाउ एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी स्मार्ट। तो स्मार्ट का मतलब है एज फॉर सिंपल, बहुत साधारण होना है, लोगों के लिए होना है, लोगों के लिए काम करने के लिए। मॉरल होना है मतलब व्यवहार, आपके बातचीत का तरीका, जो प्रशासन, जो अधिकारी है, उनका जनता के प्रति जो रवैया है वो बहुत बहुत नैतिक होना है, बहुत अच्छे से जो है लोगों से बातें करनी है। अकाउंटेबल, जनता के प्रति जो है वो अकाउंटेबल होना है, उत्तरदायी होना है और जिम्मेदार होना है कि आपको जिस समस्याओं को समाधान करने के लिए अपॉइंट किया गया है, आपको उन समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को दूर करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी ड्यूटी है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट प्रशासन को होना बहुत जरूरी है, मतलब पारदर्शी होना बहुत जरूरी है कि किसी तरह की कोई भी घपलेबाजी या जो हिडन जो एस्पेक्ट है वो नहीं होना चाहिए। लोगों को जो है वो आपस में अधिकारियों को और लोगों को जो है वो मिलकर के काम करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रशासन है वो बहुत स्मार्ट प्रशासन है आज के समय में, जो लोगों की समस्याओं को जो है समाधान करने की कोशिश करता है। तो ये जो है आज क्लास का खत्म करना था हमको, जो डेवलपमेंट था प्रशासन का, लोक प्रशासन का विभिन्न चरणों के माध्यम से। तो नाउ आई एम जस्ट सीइंग द कमेंट्स।
मैंने जो है वो बुक्स आप लोगों को बता दी है, लास्ट क्लास में भी बताई थी, उससे पहले की क्लास में भी बताई थी कि आप लोग जो है बुक्स देखते रहिए कि कई सारी बुक्स है मार्केट में, आप जाके देखिए तो सही, आपको बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। इसके अलावा आई होप कि जूम करके जब दिखाया तो आप जो है देख पा रहे होंगे, ज्यादा क्लियर दिखा होगा। ओके, बुक्स का मैं आपको शो कर देती हूँ स्क्रीन, एक सेकेंड। ओके, स्क्रीन को मुझे दोबारा से दिखाना है आप लोगों को। ओके, टॉपिक खत्म हो जाए तो ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगी। और यस, लोक प्रशासन का जो है मूल्यांकन भी आप लोगों को करना होगा। मूल्यांकन लोक प्रशासन का मीन्स कि उसका महत्व क्या है, रेलिवेंस क्या है, वो आपको करना होगा। तो वो या क्वेश्चन भी आता है तो क्वेश्चन में भी क्रिटिकली इवेल्युएट द एनी पर्टिकुलर इशू, किसी भी इशू पर टॉपिक आता है तो उसको क्रिटिकली भी पूछा जा सकता है, उसको एक्सप्लेन भी करवाया जा सकता है। तो एज सच आज कोई क्वेरी नहीं है आप लोगों की। अवस्थी एंड माहेश्वरी की बुक जो है अच्छी है, आप लोग ले सकते हो। मैंने भी वो बुक में उसमें जब बुक्स बताई थी तो उस समय मैंने आप लोगों को बताई थी। और एक सेकंड में बुक वाला आपको शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। यस, आई होप आप लोगों को बुक्स दिख रही है। मैंने बुक्स के नाम आप लोगों को बताए हैं पहले ही। तो मैंने कहा क्योंकि आप बार बार जो है वो मुझे पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक्स ज्यादा ठीक रहेंगी, तो आप देख लीजिए, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही वो बुक्स लिख दिए हैं यहाँ पर। आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टाइटल ऑलमोस्ट सेम है लोक प्रशासन की बुक के। लोक प्रशासन जो है सुषमा यादव या बलवान गौतम जो है इनकी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है मनोज सिन्हा की बुक देख सकते हैं, रूम की बासु की बुक देख सकते हैं, अवस्थी एंड माहेश्वरी की बुक देख सकते हैं, मोहित भट्टाचार्य की बुक देख सकते हैं, विद्युत चक्रवर्ती की बुक देख सकते हैं। ये हिंदी में बुक्स हैं। इसके अलावा जो है इंग्लिश में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स अवेलेबल हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं वो भी देख सकते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डी धमेजा एंड मिश्रा राइटर है इसके, ये बुक भी अच्छी है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी झा एंड दुबे, ये बुक भी बहुत अच्छी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद्युत चक्रवर्ती, ये भी अच्छी है। पब्लिक पॉलिसी सप्रो एंड सप्रो, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोहित भट्टाचार्य। तो ये आपकी बुक्स है। अब जो है आप बुक्स देख लीजिए, नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे ही। तो बार बार वही क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में ना करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि चैट बॉक्स बहुत भर जाता है तो देखने में दिक्कत होती है। तो अगर क्वेश्चन है, कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो मुझे पढ़ने में आसानी होगी अगर आप पूछेंगे। तो बुक्स भी मैंने यहाँ पर जो है वो आप लोगों को दिखा दी है, तो आप जो है वो ध्यान रखें। इसके अलावा जो है मैं आपको एक और स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, जो
जो फर्स्ट क्लास जो लिया था, कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ये कहा था कि मैम जो है वो बड़ा करके दिखा दीजिए मुझे स्क्रीन, तो वो आप जो है देख लीजिए एक बार। लोक प्रशासन का विकास, पहला चरण, तो सेकंड फेज है इसका जो हम लोग कर चुके हैं। देन थर्ड फेज पीरियड ऑफ चैलेंजेस 1938 से 1947 के बीच है। उसके बाद फोर्थ फेज है 1948 से लेकर 1970 तक, फेजेस ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसी में ही आपका मिन्नोब्रुक सम्मेलन भी होता है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन भी होता है। इसी में फिर आपका नेक्स्ट फेज पांचवा चरण आता है, जिसमें नवलोक प्रशासन के गोल्स डिसाइड किए जाते हैं कि नवलोक प्रशासन है वो क्या है। इसी फेज में आपका सेकंड मिन्नोब्रुक सम्मेलन होता है। उसके बाद आपका जो है अंतिम चरण है वो 1991 से लेकर अब तक माना जाता है, जिसमें जो है वो कई सारे फेजेस का पाम का डेवलपमेंट हुआ है और जो एलपीजी रिजिम में जो सुशासन और नवलोक प्रबंधन है उसका विकास होता है। तो इस तरह से जो है वो आज का जो लोक प्रशासन है वो स्मार्ट लोक प्रशासन है, जिसको सुशासन भी कहा जाता है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया दोबारा से, स्क्रीन शेयर किया है आप लोगों को। तो नाउ जस्ट आई एम टेलिंग यू ये आपकी बुक से मैंने लिया है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी स्टूडेंट्स, जिसमें आपको पूरा जो लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं विकास जो अब तक हम लोगों ने किया है फर्स्ट टू क्लासेस में, आज की क्लासेस में, तो ये सब जो है वो डिटेल इसमें अवेलेबल है, तो वो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये हम लोग इसको कर चुके हैं, तो ज्यादा नहीं, मैं बस इसको मूव ऑन कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। ओके, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। तो आज हमको साइंटिफिक मैनेजमेंट करना था, शुरू करना था। अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, 15 मिनट का टाइम है। तो जस्ट आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स इफ देयर इज एनी क्वेरी।
प्लीज एक बार स्क्रीन, यस ये मैं कर दिया मैंने। और व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनेगा, आई डोंट नो। आप लोगों का जो है, सब लोगों के नंबर अगर अवेलेबल है यहाँ पर ऑफिस के साथ, तो मैं उनसे बात करके आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बना के वहां पर भेज दूंगी। रुखसार परवीन, यस रुखसार परवीन, मैं एक बार ऑफिस में पता कर लेती हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे शेयर होगा आप लोगों को। नोट्स का मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है, अभी खुद के नोट्स भी मैंने आपको दिखाए और बुक से भी मैंने किया है, तो ये तीनों ही आपको अवेलेबल होंगे। बुक्स की लैंग्वेज सिंपल होती है, बस आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसको समझ में आते हैं। इसीलिए मैंने इतनी सारी बुक्स आप लोगों के साथ शेयर की है कि आप जो है एक कोई बुक ले लें, उसके बाद आप उसको पढ़ें, अपना सिलेबस देखें कि कहाँ तक उसमें कवर हो रहा है, और उसके बाद जो है आप उस बुक को परचेज करें। इसलिए मैंने कोई पर्टिकुलर बुक नहीं बताई कि आपको कौन सी बुक लेनी है। ठीक है, देन पीडीएफ मिल जाएगा, यस आपको मिलेगा, मैं सेंड कर दूंगी। और ओके, पहला चरण, मुझे क्वेश्चन पूछा है युगांश। युगांश, मैं आज सही बोल रही हूँ आपका नाम? यस युगांश। पहला स्टेज जो है वो देखिए, डिकोटॉमी का मतलब ये होता है कि कोई चीज पहले एक ही हिस्सा है। जैसे पहले राजनीति और प्रशासन को अलग अलग नहीं देखा जाता था, वो एक ही था। जैसे जब हमने शुरुआत किया था कि लोक प्रशासन का जो विकास है वो किस तरह से होता है, क्या आज के समय का ये है या फिर इससे पहले भी ये था, तो जब शुरुआत तौर पर हमने देखा तो वो हमें प्लेटो में भी मिलती है, अरस्तु के सिद्धांतों में भी हमें देखने को मिलती है, मैकियावेली के सिद्धांतों में भी मिलती है, बर्नी के सिद्धांतों में भी देखने को मिलती है। और या फिर हम ये कहें कि अगर मुगल पीरियड में हम आते हैं तो वहां पर भी प्रशासन के दर्शन हमें होते हैं। तो प्रशासन हमेशा राजनीति का एक हिस्सा रहा है। क्यों? क्योंकि जो राजा ने डिसाइड किया या राजा को जो करना है उसको करने वाले कौन होते थे? सारे अधिकारी होते थे। तो जो अधिकारी गण होते थे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे, वो ही राजा के उद्देश्यों की या उनकी पूर्ति किया करते थे। कि राजा ने कोई ऑर्डर दिया कि ये समाज में काम करना है, राज्य में ये काम करना है, चाहे वो न्याय देने का काम हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम हो, या वो राजनीतिक विकास का हो, या लोक कल्याण के लिए सड़कें बनवानी है, या फिर जो है सराय बनवानी है। तो इस तरह के जो भी काम थे डेवलपमेंट से रिलेटेड, लोगों के कल्याण से रिलेटेड, वो सब जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों को देखना पड़ता था। तो पहले क्या था, राजनीति का हिस्सा ही लोक प्रशासन। लेकिन धीरे धीरे इस तरह की जो है विचारकों के बातें होना शुरू हुई, उनके विचार आने शुरू हुए कि लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में देखने की जरूरत है। वो राजनीति का हिस्सा है लेकिन राजनीति से अलग है। क्यों? क्योंकि राजनीति के अलावा जो प्रशासन है उसका एक अपना अलग काम है, उसका अपना एक अलग सेटिंग है, उसका अपना एक अलग गोल है, एक उद्देश्य है। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति अगर उद्देश्यों का निर्धारण करती है तो प्रशासन उन उद्देश्यों का क्रियान्वयन करता है। लेकिन उन क्रियान्वयन करने की दशा और जो दिशा है वो कैसे निर्धारित होगी, वो कैसे किन सिद्धांतों पर आधारित होगी, तो इस तरह से जो है एक अलग विषय के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास होता है, जिसको हम
जो है वो 18वीं जो है खास करके 90s का जो डिकेड है, खास करके जो 1887 के बाद का जो समय है, वहां से हम शुरुआत देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में देखने की कोशिश की गई है। और इन शुरुआती विचारकों में खास करके जो लूथर गुलिक हैं, लिंडल ओरविक हैं, बिलोबी हैं, तो ये सब जो है जो लोक प्रशासन के जो है वो जो शुरुआती विचारक माने जा सकते हैं, जिन्होंने प्रशासन के सिद्धांतों का विकास किया। तो एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास होना राजनीति से अलग वो फर्स्ट फेज में जो है वो आता है। तो पहला जो फेज है एडमिनिस्ट्रेशन का पहला स्तर है, उसको हम ये कह सकते हैं कि राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन की शुरुआत होती है। यस, सिलेबस भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में कि सिलेबस क्या है, और ये नेट पे भी अवेलेबल है। देन ओके, कादिर ने मुझे बोला है कि मैम माइक्रोसॉफ्ट ऐप में जाकर सेंड करें पीडीएफ, सब बच्चों के पास पहुंच जाएगी। ओके, मैं देख लूंगी यहाँ पर कैसे करेंगे। क्लास खत्म होने पर मैं ये सेंड कर दूंगी। ओके, क्लास डाउनलोड करने का कोई तरीका है तब बाद में भी एक बार वीडियो देख सके? यस, वीडियो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। मुझे ऐसा जानकारी मिला है कि जो आपकी क्लास हो रही है वो वीडियो आप लोगों तक मिलेगी।